हेलो एवरीवन। आप सभी का आज की इस मेगा मेगा मैराथन क्लास में जहां हम ईएमआरएस की टीचिंग एग्ज़ाम के सभी विषयों को एक ही सेशन में पूरा करने वाले हैं। ये टियर वन पेपर वन के लिए है, जिसमें पीआरटी टीजीटी या पीजीटी किसी भी लेवल के लिए ये बेस्ट है। इसमें हम रीजनिंग, सीडीपी, पेडागोजी, एनईपी 2020, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, जीएस पेपर के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एनालॉजी, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग सब कुछ कवर करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल है, सीडीपी से स्टार्ट करते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की मुख्य विशेषता होती है, ठीक है? जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, उनकी मुख्य विशेषता होती है। क्या होती है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कि आपका सही आंसर इसमें क्या है। सबसे पहला है अपसारी चिंतन, दूसरा है अनुकरण प्रवृत्ति, तीसरा है औसत बुद्धि स्तर और चौथा है धीमी सीखने की गति। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसारी चिंतन। वन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसारी चिंतन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास अगेन 4 ऑप्शंस है। विशेष बच्चों को अलग विद्यालय में पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराना, केवल बुद्धिमान बच्चों को बढ़ावा देना, या फिर डी है औसत बच्चों को प्राथमिकता देना। तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, ये हमेशा किसकी बात करता है? तो ये हमेशा सबको समान अवसर देने की बात करता है। इसमें कहता है कि अगर कोई दिव्यांग बच्चा भी है, तो उसको नॉर्मल बच्चों के साथ उन्हीं की क्लास में उनको भी पढ़ाया जाए, ताकि वो अपने आप को एकदम से आइसोलेशन ना समझे और उनको भी लगे कि हाँ, भ मैं भी सोसाइटी का एक पार्ट हूँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सभी बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए किससे नियमित समन्वय या कि कोऑर्डिनेशन आवश्यक है? तो समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आप किसके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे तो वो एकदम फ्रूटफुल होगा? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए केवल आचार्य प्रधानाचार्य से, ऑप्शन बी है अभिभावक, विशेषज्ञ और सह शिक्षकों के साथ समन्वय, ऑप्शन सी है केवल विद्यालय के निदेशक से और ऑप्शन डी है केवल शिक्षार्थियों से ही संवाद करना पर्याप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन किसके किसके साथ आवश्यक है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिभावक, विशेषज्ञ और सह शिक्षकों के साथ क्या करना है? समन्वय करना है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, समावेशी शिक्षा के कक्षा के वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास कौन-सा है? जो समावेशी कक्षा होती है, उसका जो वातावरण है, उसमें सबसे उपयुक्त अभ्यास कौन-सा होता है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला है, बच्चों को बार-बार अलग-थलग करना ताकि ध्यान मिले। नहीं। दोस ऑप्शन बी है, प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियाँ ही बढ़ावा देना। सी है, सहयोगात्मक, सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाना और डी है, केवल टेक्स्ट बुक पठन पर जोर देना। तो आप लोग भी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? कोशिश करिए आप लोग भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहयोग करना है, सुरक्षा भी देना है, सम्मानजनक वातावरण भी देना है, तब जाकर के समावेशी शिक्षण क्या होगा? फ्रूटफुल होगा। तो ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है
एक ही उदाहरण सभी के लिए बार-बार प्रयोग करना। ऑप्शन बी है कक्षा में प्रयुक्त भाषा, उदाहरण और गतिविधियाँ सभी बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करे और शामिल करे। ऑप्शन सी है केवल देश की आधिकारिक भाषा में पढ़ाना अनिवार्य करना। या ऑप्शन डी है केवल स्थानीय बच्चों के तरीकों को अपनाना और विशेष बच्चों को छोड़ देना। है ना? क्या कह रहा है कि जो दिव्यांग हैं उनको छोड़ देना और जो स्थानीय बच्चे हैं उनको ही सिर्फ़ बताना या समझाना। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, ठीक है? कक्षा में प्रयुक्त भाषा, उदाहरण, गतिविधियाँ सभी बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करें और उसे भी शामिल करें, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नंबर मत कंसीडर करना है, नंबर मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है बच्चों? समावेशी विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है केवल प्रतिभाशाली बच्चों को ही विशेष सुविधा देना। दूसरा है सभी बच्चों को समान सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग कक्षा में पढ़ाना। या ऑप्शन डी है केवल परीक्षा परिणामों को बेहतर बनाना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 6 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, सभी बच्चों को समान सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 7 है कक्षा में विविध क्षमताओं में वाले बच्चों के लिए टीएलएम जो कि एक शैक्षिक सामग्री होती है किस प्रकार होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं सभी बच्चों के लिए एक ही सामग्री बिना परिवर्तन के। ऑप्शन बी है कठिन और केवल लिखित सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित अडेप्टेड होनी चाहिए। या ऑप्शन डी है केवल डिजिटल सामग्री ही प्रयोग करना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कक्षा में सक्रिय शिक्षण एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या होता है? जिसमें कि बच्चा एकदम एक्टिवली सभी चीज़ को सुने, लर्न करे, चीज़ों को समझने की कोशिश करे। तो इसका सबसे जो सटीक और नियरेस्ट इफ़ेक्टिव होता है, इम्पैक्ट होता है, वो क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन से केवल व्याख्यान देना, बी है बच्चों को प्रश्न पूछने हेतु प्रेरित करना, सी है विद्यार्थी को चुपचाप सुनने को कहना, या डी है बच्चों को नोट्स रटवाना। ठीक है, तो इसमें सबसे इफेक्टिव क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना है। जब बच्चे को क्लास में जब टीचिंग करते हैं तो बच्चों से बार बार पूछते हैं कितना समझ में आया, और नहीं आया तो आप लोग सवाल करिए। इससे क्या होता है? बच्चा सवाल पूछने के लिए प्रेरित होता है, उसका जो डर है वो रिमूव हो जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ये 9 है, किशोरावस्था एडोलेसेंस की प्रमुख विशेषता क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है मानसिक स्थिरता, ऑप्शन बी है तीव्र शारीरिक एवं भावनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन सी है रुचि का अभाव, और ऑप्शन डी है सीखने की क्षमता कम होना। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी हो जाएगा तीव्र शारीरिक एवं भावनात्मक परिवर्तन। क्योंकि एडोलेसेंट में क्या होता है, शारीरिक जो स्ट्रक्चर है वो भी तीव्र गति से बढ़ता है, जो भावना होता है, फीलिंग्स होती है ना, वो भी तीव्र गति से बढ़ता है, बहुत स्पीड में बढ़ता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है सीखने की प्रक्रिया में जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन का कार्य है, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का कार्य क्या है? तो आपके ऑप्शन से सीखने की गति कम करना, ऑप्शन बी है विद्यार्थी में सीखने की इच्छा जागृत करना, ऑप्शन सी है केवल अनुशासन करना, और ऑप्शन डी है केवल होमवर्क करवाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
विद्यार्थी में सीखने की इच्छा जागृत करना। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चे दूसरों को देखकर व्यवहार सीखते हैं, यह सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो बच्चे दूसरे को देख करके अनुकरण करना सीखते हैं, ये किसने दिया है? आपके ऑप्शन है वाटसन, ऑप्शन बी है अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक एंड ऑप्शन डी है पियाजे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अल्बर्ट बंडूरा ने इस सिद्धांत को दिया है कि जो बच्चे हैं वो दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखते हैं, क्योंकि बच्चा खुद मासूम होता है, उसको खुद से कुछ नहीं आता है, तो वो दूसरों से ही ना चीज़ें लर्न करेगा, अनुकरण करेगा, दूसरे को कॉपी करेगा। ये सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा जी ने। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में भर भर कर आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन तो खूब रहेंगे इस चैप्टर से। चलिए अगला सवाल है, उद्दीपन प्रतिक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत किसने दिया है? आपके ऑप्शन हैं बी एफ स्किनर, ऑप्शन बी है जे बी वॉटसन, ऑप्शन सी है कोहलबर्ग एंड ऑप्शन डी है ब्रूनर। आंसर करिए आप लोग भी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे बी वॉटसन ने दिया है, जे बी वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ऑपरेटेड कंडीशनिंग किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है? ऑपरेट कंडीशनिंग का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है पियाजे, दूसरा है स्किनर, तीसरा है बंडूरा और चौथा है बाइगोत्स्की। तो ये जो ऑपरेट कंडीशनिंग का सिद्धांत है, ये ऑप्शन बी स्किनर के द्वारा दी गई है। ठीक है, ऑपरेट कंडीशनिंग का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? आपके ऑप्शन हैं जीन प्याजे, ऑप्शन बी है कोहलबर्ग, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक एंड ऑप्शन डी है स्किनर। आपको बताना है संज्ञानात्मक विकास, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, की वर्ड्स आप लोग याद रखिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है जीन पियाजे जी ने। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन प्याजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, नज़दीकी विकास क्षेत्र जेपीडी व स्केप फोल्डिंग की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला है ब्रूनर, ऑप्शन बी है बाइगोत्स्की, ऑप्शन सी है स्किनर एंड थॉर्नडाइक है डी नंबर में। आपको बताना है कि ये जो नज़दीकी विकास क्षेत्र वह स्केप फोल्डिंग की अवधारणा किससे जुड़ी है? करेक्ट आंसर, स्केप फोल्डिंग में हेल्प करने की बात करता है। स्केप फोल्डिंग क्या है? उसमें होता है कि सहयोग करना होता है, तो सहयोग की भावना किससे जुड़ी है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइगोत्स्की। ठीक है, 15 का आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास और भूल। ठीक है, ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया है? आपके ऑप्शन है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है वॉटसन, ऑप्शन सी है कोहलबर्ग और ऑप्शन डी है ब्रूनर। बताना है कि ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक ने दिया है ट्रायल एंड एरर का। वो भालू वाला एग्जाम्पल है ना। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, नैतिक विकास जो मॉरल डेवलपमेंट है, नैतिक विकास के चरणों को समझाने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? मॉरल डेवलपमेंट को देने वाला, इसकी थ्योरी को देने वाला कौन से हैं? साइकोलॉजिस्ट। ऑप्शन ए है कोहलबर्ग, ऑप्शन बी है ब्रूनर,
ऑप्शन सी है प्याजे और ऑप्शन डी है स्किनर। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोहलबर्ग। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, लॉरेंस कोहलबर्ग। कौन सी थ्योरी दी है? मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। अगला सवाल है, संरचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट शिक्षण पद्धति का प्रमुख समर्थक कौन है? सो कंस्ट्रक्टिविस्ट का जिसने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, उसका समर्थक कौन है? आपके ऑप्शन हैं ब्रूनर, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है स्किनर और ऑप्शन डी है वॉटसन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेरोम ब्रूनर विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। डैश की जगह पे आपको फिल करना है कि इस डैश की जगह पे क्या आएगा। आपके पास चार ऑप्शन है। सीखने के उद्देश्यों की श्रेणियाँ, ऑप्शन बी है बालकों के व्यक्तित्व के प्रकार, ऑप्शन सी है कक्षा प्रबंधन के सिद्धांत और ऑप्शन डी है विद्यालय संगठन की अवधारणा। तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखने के उद्देश्यों की श्रेणियाँ जो है वो ब्लूम की टेक्सोनॉमी की पदानुक्रमित व्यवस्था है कि कैसे कैसे जो सीखने का उद्देश्य होता है उसकी कितनी श्रेणियां होती है, उसकी बात करता है ब्लूम की टेक्सोनॉमी। अगला सवाल है, ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? किसके अनुसार? ब्लूम के अनुसार। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ज्ञान, बी है समझ, ऑप्शन सी है मूल्यांकन और ऑप्शन डी है सृजन। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, सृजन। सृजन क्या है? ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर है सृजन, ना क्रिएशन। अगला सवाल है, ब्लूम के अनुसार भावात्मक क्षेत्र का संबंध किससे है? जो भावना से फीलिंग के साथ जुड़ी है उसका क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है हाथों के कौशल, ऑप्शन बी है भावनाओं और मूल्यों, ऑप्शन सी है शारीरिक विकास और ऑप्शन डी है भाषा कौशल। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भावनाओं और मूल्यों। ठीक है, जो भावना होती है वही तो भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित होगा। अगला सवाल है, चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए ये सवाल कैसा है, कह रहा है कि ए बी और सी तीन विद्यार्थी विज्ञान विषय पढ़ते हैं, तीनों स्टूडेंट साइंस के स्टूडेंट हैं। ए विज्ञान इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो सैद्धांतिक तथ्यों और सिद्धांतों को जानना चाहता है। ध्यान से आप लोग इसको करिएगा। पहले देखिए कि कौन क्या करना चाह रहा है और चाह रहा है कि उसको ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। तो कह रहा है कि ये विज्ञान इसलिए पढ़ता है कि वह सैद्धांतिक तथ्यों और सिद्धांतों को जानना चाहता है। मतलब ये पूरा विलिंगनेस है ना? क्यूरियस पर्सन है, कुछ चीज़ जानना चाह रहा है। बी है जो, बी विज्ञान इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो प्रयोगशाला में प्रयोग करके तकनीक सीखना चाहता है। चलो ये भी सीखना चाहता है। और सी कह रहा है विज्ञान इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे प्रकृति के रहस्यों को समझकर रोचक मिलता है, रोमांच मिलता है। अब इसमें आपका आंसर है कि कौन सा सीक्वेंस है जो करेक्ट है, आपको यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, पहला है ज्ञान अनुप्रयोग भावनात्मक, दूसरा है समझ अनुप्रयोग और ज्ञान, तीसरा है अनुप्रयोग ज्ञान और भावात्मक और चौथा है भावात्मक ज्ञान और अनुप्रयोग। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञान अनुप्रयोग और भावात्मक। इन तीनों को ऊपर के तीनों से कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि पहला वाला जो है वो सैद्धांतिक तथ्यों और सिद्धांतों को जानना चाहता है, तो वो नॉलेज लेना चाहता है, इसलिए ज्ञान है पहला। बी है कि इसलिए पढ़ता है कि वो प्रयोग करके तकनीक सीखना चाहता है, तो वो क्या करना चाहता है, वो अप्लाई करके एप्लीकेशन सीखना चाहता है। और चौथा इसलिए पढ़ता है कि वो रहस्यों को दिल से समझना चाहता है, उसकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी है, इसीलिए सी वाले का क्या हो जाएगा, भावात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चा गलती करे तो परीक्षा डर कम करने के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या है?
अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में अपनी क्लास में कुछ गलती कर रहा है, तो परीक्षा का डर कम करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, सभी के सामने आलोचना, ऑप्शन बी है गलती को सीखने का अवसर बताना, ऑप्शन सी है तुरंत सजा दे देना और डी है बच्चे को चुप कराना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सजा तो देने की बात नहीं करता है। सीबीएसई तो कहता है कि हमारे बच्चे को छूना भी मत, तो सजा वाला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। चुप नहीं करवा सकते हैं आप बच्चे को, ठीक है? अगर वो बच्चा गलती करने का उसको डर है, तो आप उसको क्या करके इनकरेज कर सकते हैं, गलती को सीखने का अवसर बता करके आप उसको इनकरेज कर सकते हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, परीक्षा से पहले अभ्यास परीक्षा मॉक टेस्ट का मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए है डर बढ़ता है, ऑप्शन बी है पाठ बोझ बढ़ जाता है मतलब पाठ का बोझ बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है समय प्रबंधन सुधरता है और ऑप्शन डी है केवल रटना बढ़ता है। परीक्षा से पहले जो मॉक टेस्ट होता है उसका क्या लाभ है? आपका आंसर ऑप्शन सी समय प्रबंधन सुधरता है। आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि आप टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं कि विद इन 2 आवर्स और 3 आवर्स में क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीटेड योर टेस्ट। आपको उसी समय के दौरान पूरा करना है। तो आप एक समय प्रबंधन सुधारना सीख जाते हैं। अगला सवाल है, परीक्षा के निकट छात्रों को कैसे पढ़ाना चाहिए? जब परीक्षा का निकट आ गया, परीक्षा सामने आ गई, तो अब बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए? नया कठिन पाठ्यक्रम शुरू कर देना चाहिए, ऑप्शन बी है तेज विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन सी है पुनरावृत्ति और अवधारणाओं को स्पष्ट करना चाहिए या ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक ही बदल देना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन सी पुनरावृत्ति और अवधारणाओं को स्पष्ट करना चाहिए। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी। अगला सवाल है, कौन सा व्यवहार परीक्षा चिंता को बढ़ाता है? कौन सा व्यवहार है जो परीक्षा की चिंता को बढ़ा देता है? तो पहला ऑप्शन है समय पर तैयारी, दूसरा ऑप्शन है स्वस्थ भोजन व पर्याप्त नींद, ये सब तो पॉजिटिव है ना। तीसरा है लगातार दूसरों से तुलना और चौथा है सकारात्मक आत्मसंवाद। ये तो पॉजिटिव आंसर है, ये आपकी चिंता नहीं बढ़ाएगा। स्वास्थ्य भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, ये भी पॉजिटिव आंसर है। सकारात्मक आत्मक संवाद, ये भी पॉजिटिव आंसर है। यहाँ पर चिंता बढ़ाने वाला आपको नेगेटिव चाहिए। दूसरों से तुलना लगातार, ये जो ऑप्शन सी है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा चिंता कम करने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? परीक्षा की चिंता को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? ऑप्शन ए है अवास्तविक लक्ष्य तय करना, ऑप्शन बी है संतुलित दैनिक दिनचर्या बनाना, ऑप्शन सी है पूरी रात जागकर पढ़ना और ऑप्शन डी है कठिन विषयों को टाल देना। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संतुलित दैनिक दिनचर्या बनाना। पहले आप एक शेड्यूल बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क करिए, है ना। इस सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षक परीक्षा तनाव को कम करने में कैसे सहायता करता है? जो आपके टीचर्स होते हैं, आपके एग्जाम के स्ट्रेस को कम करने में आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं विद्यार्थियों की तुलना करना, ऑप्शन बी है नियमित फीडबैक देना, ऑप्शन सी है अधिक होमवर्क देना या ऑप्शन डी है अभिभावकों को अनदेखा करना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नियमित फीडबैक देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को कम करने के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी मानी जाती है? आपके ऑप्शन से परिणाम के बारे में अधिक सोचना, ऑप्शन बी है छात्रों को समर्थन देना, ऑप्शन सी है गलतियों पर अत्यधिक बल देना या ऑप्शन डी है प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा?
परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को कौन कम करेगा? प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित होना, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बच्चों में परीक्षा तनाव कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है बार बार डांटना, ऑप्शन बी है आसान प्रश्न ही देना, ऑप्शन सी है सकारात्मक प्रेरणा देना, और ऑप्शन बच्चों को डराकर पढ़ाना। नहीं, बच्चे को डराकर पढ़ाना ये तो सरासर गलत है, डरा के नहीं पढ़ा सकते आप। बार बार डांटना ये तो गुनाह है। आसान प्रश्न देना ये तो इफेक्टिव लर्निंग ही नहीं होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सकारात्मक, पॉजिटिव मोटिवेट करना। ठीक है, सकारात्मक प्रेरणा देना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है, परीक्षा के डर को कम करने में अभ्यास पत्रों की क्या भूमिका है? आपके ऑप्शन से तनाव बढ़ाते हैं, ऑप्शन बी है लिखने की गति और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, ऑप्शन सी है जरूरत ही नहीं होती अभ्यास पत्रों की, और ऑप्शन डी है पढ़ाई को धीमा कर देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लड्डू सा क्वेश्चन है ये तो एकदम। ऑप्शन बी, लिखने की गति और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। कौन? ये जो अभ्यास पत्रों की भूमिका होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, परीक्षा के दौरान बच्चों को भावनात्मक रूप से समर्थ बनाने के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी है? परीक्षा के दौरान, ठीक है, भावनात्मक रूप से समर्थ बनाने के लिए कौन सी गतिविधि? पहला है गहरी सांस लेने का अभ्यास, ऑप्शन बी है कठिन प्रश्न पहले कराना, ऑप्शन सी है तनाव की अनदेखी करना, और ऑप्शन डी है गणित के प्रश्न रटवाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गहरी सांस लेने का अभ्यास क्या करेगी? तनाव को कम करेगी। अगला सवाल है, देखिए ए, बी और सी तीन विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय पढ़ना है। ठीक है, समझिएगा सवाल को। ए, बी और सी को क्या है? तीन विद्यार्थी हैं जिनको अंग्रेजी विषय पढ़ना है। अब सवाल कह रहा है कि ए इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो शब्दों और व्याकरण को जानना चाहता है, इच्छुक है वो। बी इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो अंग्रेजी में नाटिका प्रस्तुति देने में सक्षम होना चाहता है, और सी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे अंग्रेजी कविता पढ़ना और उससे आनंद लेना पसंद है। तो तीनों के अपने अपने रीजन है पढ़ने के। आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। सबसे पहला है वो इसलिए पढ़ता है कि उसे व्याकरण जानना है, तो जानना है, ज्ञान है, ठीक है। बी इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो उसको सिर्फ नाटक में भाग लेना है, और सी इसलिए पढ़ता है कि वो कविता पढ़ना और उसमें आनंद लेना पसंद करता है, यानी कि उसका दिल और दिमाग जुड़ा हुआ है भावना से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ज्ञान, अनुप्रयोग, और तीसरा है भावना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगेन ब्लूम टेक्सोनॉमी का एक सवाल आ गया है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी मुख्यतः डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन से बच्चों की भावनात्मक समस्याएं से, ऑप्शन बी है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ऑप्शन सी है कक्षा अनुशासन के प्रकार, और ऑप्शन डी है बाल अपराध। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ठीक है, बी। अगला सवाल है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में विश्लेषण किस स्तर के ऊपर आता है? ये मिक्सचर है, जितने भी आपके पेपर 1 में टियर 1 के जितने सारे सब्जेक्ट हैं, ये सबका मिक्सचर है। इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है ना। संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो विश्लेषण किस स्तर के ऊपर आता है? पहला ऑप्शन है समझ, दूसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है ज्ञान, और चौथा है सृजन। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग क्या करता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र में विश्लेषण अनुप्रयोग के स्तर के ऊपर आता है।
अगला सवाल है अगेन 3 दोस्त वाले सवाल हैं रीजनिंग के। ए, बी और सी 3 विद्यार्थी इतिहास पढ़ते हैं। पहला इतिहास इसलिए पढ़ता है क्योंकि वह तिथियों और घटनाओं को तथ्यात्मक ज्ञान इकट्ठा करना चाहता है। दूसरा इसलिए पढ़ता है क्योंकि ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार करना सीखना चाहता है। और सी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे कहानियों और घटनाओं से भावनात्मक जुड़ाव है। तो आपको आंसर करना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। पहला है ज्ञान, अनुप्रयोग और भावात्मक। दूसरा है ज्ञान, समझ और भावात्मक। तीसरा है भावात्मक, ज्ञान और अनुप्रयोग। और चौथा है समझ, ज्ञान और भावात्मक। तो इसमें आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञान, समझ और भावात्मक। तो भावना भावना तो पता है कि दिल से जुड़ा है। बी क्यों पढ़ता है, समझना चाहता है क्योंकि ऐतिहासिक दस्तावेजों का वो विश्लेषण करके, सोच समझ करके, पूरी तरह से चीज़ों को समझ करके रिपोर्ट बनाना सीखना चाहता है। इसमें आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, ए, बी और सी 3 विद्यार्थी इस पर गणित पढ़ते हैं। ए इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे औपचारिक सिद्धांतों और नियमों का ज्ञान प्राप्त करना है। बी इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न हल करने के लिए तकनीक सीखना चाहता है। सी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे गणितीय पहेलियां बुझाकर आनंद आता है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ज्ञान, अनुप्रयोग, भावात्मक। ऑप्शन बी है समझ, अनुप्रयोग, ज्ञान। ऑप्शन सी है ज्ञान, भावात्मक, अनुप्रयोग। और ऑप्शन डी है अनुप्रयोग, ज्ञान और भावात्मक। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान, अनुप्रयोग और भावात्मक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पहुंच गए हम लोग। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 की बात करेंगे हम लोग। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। अगेन ये लड्डू क्वेश्चन है, आप सब लोगों ने इसको पहले से पढ़ रखा है। आपके ऑप्शन है 10+2, ऑप्शन बी है 5+3+3+4, ऑप्शन सी है 6+4+2 और ऑप्शन डी है 8+4। अगेन वी हैव नो द आंसर, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो इस बार आपका जो स्कूली शिक्षा की संरचना है वो 5+3+3+4 का है, बी। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत की जाती है, की जाएगी। ठीक है, आपके ऑप्शन है कक्षा 1 से, ऑप्शन बी है कक्षा 3 से, ऑप्शन सी है कक्षा 6 से और ऑप्शन डी है कक्षा 12 से। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन देने की इस बार एनईपी 2020 बात करता है। 52 नंबर सवाल कह रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार प्रारंभिक भाषा अधिगम में कौन सा सिद्धांत अपनाया गया है। प्रारंभिक भाषा अधिगम में, ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है पहली भाषा ही अनिवार्य है, ऑप्शन बी कह रहा है बहुभाषिकता, ऑप्शन सी कह रहा है केवल अंग्रेजी माध्यम और ऑप्शन डी कह रहा है केवल हिंदी माध्यम। तो इसमें बाइलिंगुअल को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको कि बहुभाषिकता कहते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन नंबर 53 कह रहे हैं एनईपी 2020 में शिक्षा अधिगम का मुख्य केंद्र किसे माना गया है। शिक्षा अधिगम का मुख्य केंद्र किसे माना गया है, आपके ऑप्शन हैं ए शिक्षक को, बी पाठ्यपुस्तक को, ऑप्शन सी विद्यार्थी को या ऑप्शन डी प्रशासन को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी को शिक्षा अधिगम का मुख्य केंद्र माना गया है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 3 तक किस नीति को अनिवार्य माना गया है। कक्षा 3 तक किस नीति को अनिवार्य माना गया, पहला है मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा, दूसरा है अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा, तीसरा है संस्कृत अनिवार्य किया गया है या डी है दोहरी माध्यम शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही सवाल हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृभाषा और स्थानीय भाषा में छोटे बच्चों को शिक्षा देना है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
अगला सवाल 55 कह रहा है एनईपी 2020 में किस वर्ष तक सभी बच्चों को सार्वभौमिक स्कूल शिक्षा में प्रवेश करने का लक्ष्य है? सभी बच्चों का। आपके ऑप्शंस हैं 2030, ऑप्शन बी है 2028, ऑप्शन सी है 2030 और ऑप्शन डी है 2025। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2030 तक सभी बच्चों को स्कूल शिक्षा में प्रवेश करवाने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है एनईपी 2020 उच्च शिक्षा में किस प्रणाली को लागू करता है? उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में कौन सा सिस्टम काम करता है? आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 3 वर्षीय डिग्री अनिवार्य है। ऑप्शन बी कह रहा है 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम मल्टीपल एंट्री एग्जिट और ऑप्शन सी कह रहा है बिना परीक्षा वाला डिग्री सिस्टम या ऑप्शन डी कह रहा है केवल सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 57 है एनईपी 2020 में शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन को किस रूप में घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 1 वर्ष का अनिवार्य कोर्स, ऑप्शन बी है 2 वर्ष का अनिवार्य कोर्स, ऑप्शन सी है 4 वर्ष का एकीकृत बीएड और ऑप्शन डी है केवल डिप्लोमा। तो आपका हो जाएगा इसमें आंसर सी हो जाएगा 4 वर्ष का एकीकृत बीएड, है ना? ग्रेजुएशन और बीएड को कंबाइंड करके 4 साल कर दिया है टीचर एजुकेशन वाला में एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। अगला सवाल है एनईपी 2020 में किस संस्था को शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी दी गई है? ठीक है, तो किनको दी गई है ये जिम्मेदारी? आपके ऑप्शन है एनसीटी, ऑप्शन बी है एनसीईआरटी, ऑप्शन सी है परख एंड ऑप्शन डी है यूजीसी। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परख को दिया है, ठीक है ना? परख को, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या दिया है? शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी परख को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है एनईपी 2020 का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए केवल परीक्षा प्रणाली बदलना, ऑप्शन बी केवल भाषा शिक्षण सुधारना या ऑप्शन सी समग्र बहुविषयक और कौशल आधारित शिक्षा विकसित करना और ऑप्शन डी है शिक्षकों की संख्या बढ़ाना। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी समग्र बहुविषयक और कौशल आधारित शिक्षा विकसित करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60 है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग विद्यालयों में मूल्यांकन का नया स्वरूप क्या है? आपके ऑप्शन हैं केवल वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन बी है केवल बोर्ड परीक्षा, ऑप्शन सी है निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन प्लस दक्षता आधारित मूल्यांकन और ऑप्शन डी है कोई मूल्यांकन नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन भी करते रहिए और दक्षता आधारित भी मूल्यांकन करते रहिए। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि कितने, एक वर्ड है कितने, किस प्रकार का सर्वनाम है? कहाँ, कितना, कब, कैसे, क्या है ये? आपको बताना है। क्या ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम है और ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम है। तो भाई जब पूछ रहा है कि आपने कितने अंडे खाए, कितने सवाल पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर कि प्रश्न पूछ रहा है भैया। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है विद्यालय किस समास का उदाहरण है? बताइए। विद्या जोड़ालय कौन सा समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास? तो विद्या जो है विद्यालय ये किस प्रकार का समास है? ये तत्पुरुष समास है। इसका पहला पद विद्या प्रधान है, ये सी, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है ये। अगला क्वेश्चन है अतिथि शब्द का विलोम बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है
कि अतिथि शब्द का विलोम बताइए। अतिथि का ऑप्शन है मेजबान, ऑप्शन बी है शत्रु, ऑप्शन सी है आगंतुक और ऑप्शन डी है पथिक। अतिथि कौन होता है? एक होता है मेहमान और एक होता है मेजबान, है ना। एक अतिथि होता है और एक मेजबान होता है जो उसकी आवभगत करता है। इट मीन्स कि उनको भाई बढ़िया से डील करता है। तो अतिथि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अतिथि तो मेहमान हो गया, तो इसका विलोम मेजबान हो जाएगा जो घर में है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 64 नंबर कह रहा है मधुर, है ना। मधुर किस प्रकार का विशेषण है? उसकी वाणी बहुत मधुर है, शहद की तरह। ठीक है, तो मधुर किस प्रकार का विशेषण है? आपके ऑप्शन हैं गुणवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक और ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो संबंध तो नहीं बता रहा है, ना ही यहाँ पर संख्या बता रहा है, ना परिमाण। यहाँ पर क्या बता रहा है? गुण, कि मधुर किस प्रकार का विशेषण? गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अगला सवाल 65 नंबर है, कह रहा है कि बताइए कृपया बैठिए किस प्रकार का वाक्य है ना। कोई आपके घर आता है तो आप उनको क्या बोलते हैं? कृपया बैठ जाइए भाई, खड़े मत रहिए। ठीक है, तो कृपया बैठिए किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक है क्या? सवाल नहीं ना पूछ लिया है। विनयवाचक है या नकारात्मक है या संयुक्त है? बताइए जरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनयवाचक है। विनयवाचक वाक्य है ना। विनती कर रहा है, कृपया बैठ जाइए भाई साहब। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। 66 नंबर सवाल कह रहा है जल संबंध में कौन सी संधि है? जल, आपके ऑप्शन से गुण संधि, ऑप्शन बी है वृद्धि संधि, ऑप्शन सी है कोई संधि नहीं, या ऑप्शन डी है यन संधि। तो भैया जल तो जल है, इसमें कोई संधि नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसमें कोई संधि नहीं है। अगला सवाल है, तुम जल्दी आओ वाक्य में क्रिया कौन सी है? ठीक है, तुम जल्दी आओ में इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? क्रिया तुम है या जल्दी है या आओ है? बताइए आप लोग। आपके ऑप्शंस हैं, पहला में है जल्दी, दूसरा में है आओ, तीसरा में है तुम और चौथा में है वाक्य। इसका आंसर हो जाएगा आना, कम, गो, यही सब तो है क्रिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 कह रहा है घर पर कोई है, किस वाक्य, किस प्रकार का वाक्य है कि घर पर कोई है क्या? तो घर पर कोई है पूछ रहा है ना, क्या कह रहा? प्रश्न पूछ रहा है कि ओए घर पे कोई हो क्या? ठीक है, तो इसमें क्या है भाई? नकारात्मक है, विधानवाचक है, विश्व व्याधि बोधक है या प्रश्नवाचक है? तो यहाँ पर विधानवाचक है। कैसा है ये? विधानवाचक, बी। अगला सवाल है निर्भय शब्द का उपसर्ग बताइए। एक शब्द है निर्भय, जिसको कोई भय न हो, उसका उपसर्ग क्या होगा? दो शब्द होते हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द के पहले लग जाता है। तो यहाँ निर्भय का क्या होगा? निर्जोड़ अभय, निर्भय। ठीक है, इसमें आपके आंसर है ए नी, बी नीस, सी अनी और डी नीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नी। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है गायें चर रही है में चर रही है क्या है? चर रही है क्रिया है, गायें चर रही है खा रही है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या है? आपके ऑप्शन से सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया, ऑप्शन सी है केवल मुख्य क्रिया या ऑप्शन डी है विशेषण। बताइएगा जरा आप लोग कि इसमें कौन सा आंसर है सही। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, कि इसमें दोनों क्रिया है, एक तो हेल्पिंग वर्ब भी है और दूसरा मेन वर्ब भी है उसमें। चलिए अब इंग्लिश का सवाल करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द ब्रेव। ब्रेव का सिनोनिम पूछ लिया है। ठीक है, ब्रेव मीन्स क्या होता है? बहादुर। अब आप लोग ढूंढिए इसका सिनोनिम वर्ड। पहला है टिमिड, दूसरा है
कैरेजियस, तीसरा है वीक और चौथा है फियरफुल। टिमिड मतलब है डरपोक, कैरेजियस मतलब होता है बहादुर, वीक मतलब कमजोर और फियरफुल मतलब डरा हुआ या डरपोक, डर से भरा हुआ। तो इसमें पॉजिटिव कौन सा दिख रहा है? कैरेजियस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ब्रेव का कैरेजियस हो जाएगा। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। अच्छा ठीक है, चूज द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंसेस। तो जरा बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स जो है सेंटेंस के साथ में वो करेक्ट है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, क्वेश्चन मार्क। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। तो इसमें हम देखेंगे ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ऐसे लग जाता है कि व्हाट लिखा है सबसे पहले, व्हाट के साथ ही आ जाता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड। ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। ये कब लगता है? जब आप किसी को बोलते हैं वाह यू आर लुकिंग सो प्रीटी, तब लगता है। जब आप एकदम सडन वाली फीलिंग दिल में आती है, सडन आप बोल देते हो, जिसमें कोई सोच विचार का नहीं कोई काम है, दिल में आया और बोल दिया। एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे आप लोग बैठ करके क्रिकेट का मैच देख रहे हो, इंडिया हार रहा है हार रहा है हार रहा है, और लास्ट बॉल पे धोनी आते हैं और सिक्स मार करके इंडिया को जिता देते हैं। तब आप लोग कैसे कुर्सी तोड़ के उछल जाते हो, वाह इंडिया वॉन द मैच, है ना? सडन वाली फीलिंग दिल में अचानक आती है, तो उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड। तो यहाँ जो पहला वाला ऑप्शन है जिसमें इस ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ है, यही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। एक ब्लैंक्स दिया है, आपको फिल करना है। लिखा है सी डैश टू अ स्कूल एवरी डे। अब बताइए सी के साथ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये, बताइए कि कौन सा करेक्ट होगा। क्या भराएगा? यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं गो, ऑप्शन बी है गोज, ऑप्शन सी है गोइंग और ऑप्शन डी है गोन। वो रोज स्कूल जाती है, ठीक है, वह जो लड़की है वो रोज स्कूल जाती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा गोज। सी गोज टू अ स्कूल एवरी डे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और उसके साथ भी फाइव आएगा, है ना? उसके साथ क्या आएगा? भी फाइव आएगा। गो नहीं आएगा क्योंकि गो किसके साथ लगेगा? फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ। शी यहाँ पर थर्ड पर्सन है, इसीलिए गोज होगा। चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग। आपको इस बार एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है किसका? स्ट्रॉन्ग का। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है पावर, सॉरी पहला है वीक, दूसरा है पावरफुल, तीसरा है फॉर्म और फोर है ऑप्शन डी है सॉलिड। तो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, मजबूत का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा वीक, कमजोर। ताकतवर का क्या हो जाएगा? एंटोनिम कमजोर। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढना है। तो देखिए अंडरलाइन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या कर दिया? बोल्ड लेटर से लिख दिया है, जैसे फास्ट, यही अंडरलाइन है, इसको समझ लीजिए अंडरलाइन। ही रन्स फास्ट। बताइए कि ये जो फास्ट वर्ड है ये क्या है? क्या ये आपका नाउन है, क्या प्रोनाउन है? क्योंकि क्या फाइंड आउट करने बोला है बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच फाउंड आउट करने बोला है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब कुछ आता है। बताना है कि नाउन है कि वर्ब है कि आपका एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है बताना है आपको। तो फास्ट यहाँ पर क्या है? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। फास्ट यहाँ पर है, एडवर्ब को बता रहा है। एडवर्ब है क्यों? क्योंकि ये रन्स को डिनोट कर रहा है कि वो दौड़ता तो है लेकिन कैसा दौड़ता है? बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ता है। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। ठीक है, एक्टिव पैसिव का आप क्वेश्चन आ गया है। एक्टिव है, पैसिव में बताना है। यहाँ पे बोल रहा है पैसिव ऑलरेडी है, आपको फाइंड आउट करना है, चुनना है कौन सा करेक्ट है। जैसे दिया हुआ है दे राइट लेटर्स, ठीक है, वे लोग जो हैं बहुत पत्र लिखते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा करेक्ट पैसिव है। लेटर्स आर रिटन बाय दे, लेटर्स आर रोट बाय देम, लेटर्स आर रिटन बाय देम, लेटर्स रोट बाय देम। तो आपको पता है एक्टिव पैसिव में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता हो जाता है, लेकिन जो वर्ब होता है वो सिर्फ पार्ट
परफेक्ट टेंस में बदल जाता है, ठीक है ना? तो दे राइट्स लेटर का आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लेटर्स आर रिटन बाय देम, ठीक है? इसको देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये आ गया पहले, ये दे आपका सब्जेक्ट है, देम चला गया पीछे, और जो राइट था इसमें भी थ्री परफेक्ट टेंस हो गया है। तो ये है आपका वॉइस का बनाने का मेथड। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, लेटर्स आर रिटन बाय देम। चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब यहाँ पर आपको आर्टिकल्स चुनकर बताना है। ही इज ऑनेस्ट मैन, डैश है बीच में, बताना है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। तो उस डैश की जगह पे क्या आएगा आपको बताना है कि ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या नो आर्टिकल आएगा। तो आप लोगों ने कॉन्सोनेंट और वोवेल तो पढ़ ही रखा है, तो यहाँ पर बताइए ऑनेस्ट से पहले हम लोग क्या लगाते हैं? एन ऑनेस्ट मैन लगाते हैं। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स अगेन हमारे पास है। अब कह रहा है कि नेदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट टुडे। नेदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट टुडे, कि ना तो रोहन है ना ही उनके दोस्त हैं, आज यहाँ पर उपस्थित कोई नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन से ईज, दूसरा ऑप्शन है वॉच, तीसरा ऑप्शन है आर, और चौथा है बी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा आर। अच्छा, ये आर क्यों लगेगा? आप लोग सोच रहे होगा कि रोहन तो मैम सिंगुलर है, रोहन के साथ अगर लगना है तो ईज लगेगा, आर क्यों लगेगा? तो बच्चों, जब नेदर और नॉर का केस होता है, ये कनेक्टर्स हैं, जब नेदर और नॉर का कॉन्सेप्ट रहता है तब हम इस सब्जेक्ट को नहीं, हम वर्ब के बाद वाले सब्जेक्ट को क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं, और उसके ही अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। नेदर रोहन नोर हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट टुडे। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। ये सवाल आपको बहुत मिलने वाले हैं, 3 से 4 स्पेलिंग करेक्ट करने का तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा जो एजुकेशन से रिलेटेड वर्ड है उसको थोड़ा सा आप लोग और देख लीजिएगा, ऐसे मैं यहाँ लेकर आई हूँ। अब आपसे कह रहा है कि एक वर्ड दिया है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, ठीक है? सभी में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, सिर्फ एक ही है जो करेक्ट है, ओनली वन। तो आपको बताना वो कौन सा है। तो यहाँ पर जो नंबर बी है, ऑप्शन बी है, एनवायरमेंट, वो करेक्ट है, ठीक है? आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 80 है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए कि नरेशन का एक सवाल आया है, कह रहा है सी सैड आई एम टायर्ड, वो बोली कि मैं बड़ी थकी हुई हूँ। अब आपको बताना है इसका करेक्ट इनडायरेक्ट क्या बनेगा। डायरेक्ट में तो ये पहले से है, इनडायरेक्ट आपको बनाना है। शी सेड दैट शी इज टायर्ड। ऑप्शन बी है शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। ऑप्शन सी है शी सेड शी टायर्ड, एंड ऑप्शन डी है शी सेज दैट शी वॉज टायर्ड। तो कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? सी सेड, तो वो बोली, ठीक है? कॉमा के, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर क्या लग जाएगा? दैट। एंड सी अगेन, आई एम टायर्ड, तो मैं तो नहीं ना हूँ, वो बोली कि वो थकी हुई है। देन सी वॉज टायर्ड, ठीक है? शी वॉज टायर्ड, यहाँ आई था इसीलिए एम आया, लेकिन यहाँ सी है, इसके साथ क्या आएगा? शी के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगा, लेकिन वो थकी हुई थी इसलिए वॉज टायर्ड, ठीक है? आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। सी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 81 है, फाइंड द एरर। अब एरर करेक्शन का सवाल आया है। शी डू नॉट वर्क एंड शी डू नॉट नो दैट हाउ टू स्विम, कि वो नहीं जानती है कि कैसे तैरना है, वो तैरना ही नहीं जानती है। तो ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, आपको बताना है कि इसमें एरर कौन से पार्ट में है। ऑप्शन ए डू नॉट वाला पार्ट इनकरेक्ट है, या फिर बी नो, वो इनकरेक्ट है, हाउ एरर है, और स्विम एरर है। कौन सा एरर है? यहाँ ऑप्शन ए जो है यही इसमें एरर है, इस पार्ट में एरर है। शी डोंट नो नहीं होगा बच्चे, क्योंकि सी के साथ हमेशा क्या होता है? डज होता है, सी के साथ डज। शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक,
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। ये कह रहा है चूज द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चुनना है अब आपको। ईच ऑफ द स्टूडेंट ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट, आपको बताना है डैश के क्या आने वाला है। तो अगर आप लोगों के मन में आ रहा है कि ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आर लगा दूं? नहीं बच्चे, आर यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ईच को देखिए आप लोग, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है ना, एक एक स्टूडेंट की बात हो रही है। इज नॉट प्रेजेंट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, इज प्रेजेंट, सब लोग वहाँ पर प्रेजेंट है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, ईच किस लिए आया है? इस ईच के लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं आया है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ईच। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है आइडेंटिफाई द कंजंक्शंस इन द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में आपको कंजंक्शन फाइंड आउट करना है। आई वेंट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, कि मैं घर गया क्योंकि बारिश हो रही थी। तो अब आपको बताना है कि ये जो बिकॉज है, जो बोल्ड लेटर से लिखा गया है, इसके जगह पर क्या होना चाहिए, कंजंक्शन क्या होना चाहिए। इस पूरे सेंटेंस में आपको कंजंक्शन फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा बिकॉज ही कंजंक्शन है, ऑप्शन बी। 84 है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म। यहाँ पर आपको करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म ढूंढना है। दिस इज द डैश डे ऑफ माई लाइफ, तो डैश की जगह पे क्या फिल करेंगे? ऑप्शन है गुड, ऑप्शन बी है बेटर, ऑप्शन सी है बेस्ट एंड ऑप्शन डी है मोर गुड। ठीक है, मोर गुड तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, गुड बेस्ट बेटर होता है डिग्री के फॉर्म में, तो ये तो आपका आंसर ऐसे ही नहीं होगा। दिस इज द डे बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, तो आपके चार ऑप्शंस में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। अगला क्वेश्चन 85 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। अब आपको यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ इस सेंटेंस को फिल करना है। सेंटेंस है सी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। ठीक है, तो वो मैथमेटिक्स में कैसी है ये बताना है। अभी आपको प्रीपोजिशन फाइंड आउट करना है करेक्ट वाला। ऑप्शन ए है ऑन हो जाएगा क्या, बी है 8, सी है विथ और डी है 4। बताइए इस सेंटेंस के साथ कौन सा सूटेबल होगा। तो आपको पता है कि कुछ जो होते हैं फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, तो मैथमेटिक्स के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है 8 का, सी इज गुड एट एट मैथमेटिक्स। ठीक है, कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, मैथमेटिक्स के साथ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन बी। फाइंड आउट द एरर। सवाल है ही इज सीनियर देन मी, इसमें एरर फाइंड आउट करिए, कौन सा पार्ट में एरर है। आपके ऑप्शन है ही वाले में एरर है, बी है ईज वाले में एरर है क्या, सी है सीनियर और डी है देन। तो किस पार्ट में आपका एरर है? ही इज सीनियर देन मी, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि एरर जो है वो देन में ही है। ही इज सीनियर टू मी हो जाएगा, टू मी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर है ही इज सीनियर टू मी। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल चूज करना है। आपका सेंटेंस है ही बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे, तो इस सेंटेंस में सही क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है ए, बी है एन, सी है द और डी है नॉट आर्टिकल, कोई यूज नहीं होगा आर्टिकल का। आपका आंसर हो जाएगा ही बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे, कि उसने कल क्या खरीदा? एक छाता खरीद लिया। तो ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। वैसे भी अम्ब्रेला के पहले एन आर्टिकल का यूज होता है। अगला सवाल है 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन।
अब अगेन एक सेंटेंस है आपके पास, उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भैया कौन-सा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा, जो इस सेंटेंस के लिए सूटेबल होगा। सवाल कह रहा है शी वॉक्ड डैश द रूम क्वाइटली, वो चुपचाप कमरे में क्या की, टहली। तो अब आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। पहला है इनटू, दूसरा है ऑन टू, तीसरा है अबव और चौथा है अक्रॉस। तो क्या होगा, शी वॉक्ड इनटू द रूम क्वाइटली। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 88। अब आईसीटी का क्वेश्चन आ गया है। देखिएगा जरा आप लोग, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, आपके ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर लिंक एंड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड ऑप्शन सी है होम टूल मार्कअप लैंग्वेज, एंड ऑप्शन डी है हाइपर टूल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, हाइपर टूल मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि कंप्यूटर में BIOS का क्या कार्य है, बताइए। कंप्यूटर में BIOS का क्या कार्य है। आपके ऑप्शन से डेटा को स्टोर करना, ऑप्शन बी है हार्डवेयर और OS के बीच इंटरफेस प्रदान करना, ऑप्शन सी है प्रोग्राम को रन करना, और ऑप्शन डी है नेटवर्क कनेक्शन सेट करना। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, हार्डवेयर और OS के बीच इंटरफेस प्रदान करना। राइट। अगला सवाल है 90 का, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताइएगा जरा। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी है गूगल, और सी है एडोब रीडर, और डी है VLC प्लेयर। आपको अगर कोई चीज़ सर्च करना है तो आप कहाँ जाओगे करने के लिए, ठीक है, आप जाओगे गूगल में, गूगल सर्च करेंगे। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, गूगल सर्च। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में लेन का क्या अर्थ है। लेन का क्या अर्थ होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क, आपके ऑप्शन है लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा है लॉन्ग एरिया नेटवर्क, और चौथा है लाइट एरिया नेटवर्क। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला सवाल 92 का है, कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए किसे उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर सुरक्षा के लिए किसे उपयोग किया जाता है, जिससे कि आपके कंप्यूटर में वायरस से सुरक्षा मिल सके। ऑप्शंस हैं प्रिंटर से, ऑप्शन बी है फायरवॉल से, ऑप्शन सी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से, और ऑप्शन डी है कीबोर्ड से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा आंसर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, जिसमें आप चीज़ें स्टोर करके रख सकते हो। आपके ऑप्शन है माउस, आपके ऑप्शन बी हैं हार्ड डिस्क, सी है मॉनिटर, एंड डी है कीबोर्ड। तो आप ज़रा बताइए कि स्टोरेज डिवाइस इसमें से कौन आपको लग रहा है। माउस होगा नहीं, क्योंकि वो तो भाई पॉइंट करने के लिए या कुछ लिखने के लिए होता है, कर्सर के लिए। मॉनिटर में तो आपको डिस्प्ले देगा, कीबोर्ड में तो आपको टाइपिंग रहेगी। तो ऑप्शन बी हार्ड डिस्क विल बी करेक्ट आंसर, वही स्टोरेज डिवाइस हैं, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है URL, ठीक है, URL का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो बताइए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का यूज किसके लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है ईमेल भेजने के लिए, ऑप्शन बी है वेब पेज का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी है नेटवर्क कनेक्शन के लिए, और ऑप्शन डी है कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेब पेज का पता बताने के लिए। 94 का ऑप्शन बी। अगला सवाल है 95 का, SMTP किसके लिए उपयोग होता है। ये जो फुल फॉर्म देता है ना, SMTP, इसको देख करके आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे ही आपने पढ़ा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल,
ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज किस लिए होता है। आपके ऑप्शन है वेब पेज बनाना, ऑप्शन बी है ईमेल भेजना, ऑप्शन सी है डेटा स्टोर करना या ऑप्शन डी है नेटवर्क से जोड़ना। तो भाई जब कह रहा है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है तो मेल ही ना भेजेगा, मेल ही को ना ट्रांसफ़र करेगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ठीक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन-सा है? आपके ऑप्शन है विंडो ओएस है, ऑप्शन बी है लिनक्स ओएस है या ऑप्शन सी है एमएस पावर पॉइंट है या ऑप्शन डी है बीआईओएस है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन-सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एमएस पावर पॉइंट। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है? 96 का सी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए कौन-सा उपकरण का यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए कौन-सा यूज़ किया जाता है उपकरण? आपके ऑप्शन है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है मॉडेम, ऑप्शन सी है स्कैनर और ऑप्शन डी है प्रिंटर। तो आप सभी को पता है कि जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है वो ना तो कीबोर्ड होगा, ना स्कैनर होगा, ना प्रिंटर होगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा ऑप्शन बी मॉडेम हो जाएगा। ऑप्शन बी मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 98 है आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पूर्ण रूप क्या होता है? आईपी, आईपी एड्रेस होता है ना? आप देखोगे किसी का वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो आईपी एड्रेस माँगने लगता है। ठीक है? तो आईपी का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है इंटरनल प्रोसीजर, ऑप्शन सी है इंटरनेट प्रोसेस और ऑप्शन डी है इंटरनल प्रोटोकॉल। ठीक है? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस बनाने के लिए कौन-सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? डेटाबेस को बनाने के लिए कौन-सा सॉफ्टवेयर है जो बहुत यूज़फुल है जिसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एमएस वर्ड, ऑप्शन बी है एमएस एक्सेल, ऑप्शन सी है एमएस एक्सेस एंड डी है एमएस पावर पॉइंट। आप लोग बताइए। आखिरी सवाल है। नहीं, आखिरी से फर्स्ट है। डेटाबेस बनाने के लिए कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है? इसका आंसर आप लोग करिए। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है एमएस एक्सेस, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आईसीटी में कंप्यूटर को ये 100वां नंबर सवाल है बच्चों। हमने इसमें पूरे के पूरे 100 नंबर किए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग और करेंगे क्योंकि ये मैराथन सेशन है ना, तो कुछ सवाल और करेंगे। लेकिन इसमें आपने देखा है कि ओवरऑल मैंने सारे सब्जेक्ट को टच किया है इसमें। इसमें हमने रीजनिंग के सवाल देखे हैं। उसके बाद इसमें हम लोगों ने देखा सीडीपी के क्वेश्चंस देखे हैं और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वॉटसन के, वाइगॉत्स्की के, एनईपी 2020 के भी क्वेश्चन इसमें हमने देखा है। इसमें हमने इंक्लूड किए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के और लर्निंग डिसेबिलिटी के भी सवाल हमने देखे हैं। एनईपी 2020 में हम लोग 5+3+4 का कॉन्सेप्ट हमने इसमें देखा। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को हमने समझा। इसके बाद इसमें हमने हिंदी के संधि, समास और व्याकरण सुधारण के भी हमने सवाल इसमें देखे हैं। इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर डिडक्शन को भी हमने किया है। फिल इन द ब्लैंक्स को भी हमने इसमें कवर अप किया है। वॉइस के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। नरेशन का भी क्वेश्चन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन इन सब के सवाल हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। कंप्यूटर आईसीटी में आईसीटी के भी सवाल हमने इसमें पुट अप किए हैं।
टीचिंग एप्टीट्यूड भी हमने इसमें बताया है। तो हमने ओवरऑल क्या है, ये एक मिक्सचर है ऑल ओवर पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट का, ठीक है? और इस सवाल का लास्ट जवाब क्या होगा कि आईसीटी में कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या उपयोग होता है? आपके ऑप्शन है फायरवॉल, ऑप्शन बी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है प्रिंटर और ऑप्शन डी है राउटर। तो भाई वायरस से बचाने के लिए हम एंटीवायरस का यूज करेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आए होंगे। और मैंने एकदम आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 ईस्वी से भाषा का प्रारंभ हुआ है। दूसरा सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आपके पास अगेन 4 ऑप्शन है। पहला है फारसी, दूसरा है देवनागरी, तीसरा है ब्राह्मी और चौथा है रोमन। तो बहुत ही ये लड्डू क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो ऑप्शन बी देवनागरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 14 नवंबर, 14 सितंबर, 2 अक्टूबर और 20 जनवरी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये जो दिवस वाला है ना, ये आपको कहीं ना कहीं ज़रूर उलझा के रखेगा एग्जाम में। इस पर थोड़ा सा फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है और चीज़ों को कोरिलेट करके याद करने की कोशिश रखना है। हिंदी दिवस 14 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती है? आपके ऑप्शन से ए 8, बी 18, सी 10 और डी 5। तो ऑप्शन बी, हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां आती है। आपका आंसर बी हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कह रहा है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? कुल कितने वर्ण होते हैं? जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो इसी तरह आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में बताइए कि कुल कितने वर्ण होते हैं। ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 48 और चौथा ऑप्शन है 55। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो हिंदी वर्णमाला में ऑप्शन सी 48 वर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? ठीक है, नहीं वाले शब्द पे जरा सा फोकस करना है। नहीं पूछा जा रहा है, तो इनमें से कौन सा वर्ण है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है? आपके ऑप्शन है री, दूसरा ऑप्शन है झ, तीसरा ऑप्शन है श्र और ऑप्शन डी है त्र। आपको बताना है कि कौन इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। री से ऋषि ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। हिंदी के अंतर्गत कितने उपभाषा वर्ग हैं? हिंदी के अंतर्गत कितने उपभाषा वर्ग हैं? आपके ऑप्शन से 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और ऑप्शन डी है 10। तो आपको बताना है इसका सही करेक्ट आंसर क्या है कि हिंदी के अंतर्गत कितने उपभाषा वर्ग हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी के अंतर्गत 8 उपभाषा वर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी ध्वनि मूर्धन्य नहीं है? ठीक है, क्या नहीं है? मूर्धन्य नहीं है। नहीं पूछा है, अगेन नहीं पे फोकस रखना है। सो ऑप्शन से ट, दूसरा ऑप्शन है ठ, तीसरा ऑप्शन है ड्र और चौथा ऑप्शन है वो ढ से ढक्कन वाला ढ। तो मूर्धन्य ध्वनि कौन नहीं है? ट ठ, ये ढ ढक्कन वाला ढ तो है, लेकिन ये जो ऑप्शन ए सी है, ऑप्शन सी ढ के नीचे बिंदी, ठीक है, ये आपका मूर्धन्य नहीं है। 8 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इनमें से ऊष् ध्वनि कौन सी है? ऊष् ध्वनि, ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए है त, बी है फ, सी है र और डी है ब। आपको बताना है कि ऊष् ध्वनि कौन सी है। एग्जाम में यही सब
कन्फ्यूज़न लगेगा, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें तो सबको पता होती है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारी नज़रों के नीचे से गुज़र जाते हैं, जिन पर हम फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। वो सारे सवाल जब एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही है कि एक-एक मार्क्स कितना वैल्यूएबल होता है, कितना मैटर करता है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। व जो है वो उस ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, जातिवाचक। तो पहला है सीता, दूसरा है हिमालय, तीसरा है लड़का और चौथा है गंगा। तो जातिवाचक संज्ञा जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ का ज़िक्र ना हो, सीता, हिमालय और गंगा व्यक्तिवाचक है। तो ऑप्शन सी लड़का जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा सी, लड़का। क्वेश्चन 11 कह रहा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं थी? नहीं थी, ठीक है। कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं थी? जैसे पहला ऑप्शन है लड़ाई, दूसरा ऑप्शन है मिठाई, तीसरा ऑप्शन है चतुराई और चौथा ऑप्शन है उतराई। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगेन नहीं पर फोकस करना है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा है आपका लड़ाई, चतुराई और उतराई। लेकिन ये जो मिठाई है ना, मिठाई, ये क्या है? ये आपका संज्ञा है। कैसा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। मिठाई मतलब कोई भी मिठाई, ठीक है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? ठीक है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? पहला ऑप्शन है लड़का, दूसरा है फल, तीसरा है सीता और चौथा है क्रोध। आपको इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन। किसी का प्रॉपर नाम हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो सीता ही एक ऐसा यहाँ पर प्रॉपर नाम है, इसीलिए ऑप्शन सी, 12 का ऑप्शन सी सीता हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? साधु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है साधुनी, बी है साध्वी, ऑप्शन सी है साध्वी और ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? साध्वी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक का बहुवचन क्या होगा? एक का, कोई चीज एक है तो इसका बहुवचन क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है बहुत, दूसरा ऑप्शन है अनेक, तीसरा ऑप्शन है अनेकों और चौथा ऑप्शन है सब। तो एक का बहुवचन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनेक, एक, अनेक। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, पत्ता पेड़ से गिरा में पेड़ जो है, पेड़ शब्द में कौन सा कारक है? पत्ता पेड़ से गिरा में पेड़ शब्द में कौन सा कारक लगा है? आपके ऑप्शन है अपादान, ऑप्शन बी है करण, ऑप्शन सी है अधिकरण और ऑप्शन डी है संप्रदान। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा। तो पत्ता पेड़ से गिरा अपादान कारक होता है, ठीक है ना। अपादान किसी चीज का अलगाव दिखाता है। पत्ता पेड़ से गिरकर अलग हो गया, दोबारा वो पेड़ पर कभी नहीं लग सकता है, ये अपादान होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ में कलम शब्द में कौन सा कारक है? तो कलम से लिखता हूँ, ठीक है। आपके ऑप्शन है अपादान, दूसरा ऑप्शन है करण, तीसरा ऑप्शन है अधिकरण और चौथा ऑप्शन है संप्रदान। 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं कलम से लिखता हूँ। यहाँ अलगाव नहीं है, ठीक है। यहाँ आपके हाथ में पेन है, आप लिख रहे हो, अलग होकर कहीं दूर नहीं जाया जा रहा है। तो किसी से करता हूँ, किसी से लड़ता हूँ, मैं आपका कौन सा हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि तुम व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? जो तुम वर्ड है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है? पहला है सर्वनाम, दूसरा है संज्ञा, तीसरा है अवयव और चौथा है विशेषण। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो तुम क्या होता है? सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है।
संज्ञा में तो किसी का नाम होना चाहिए। 18 कह रहा कौन आया था में कौन सा शब्द है? कौन आया था में कौन सा शब्द है? पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है विशेषण, तीसरा है क्रिया और चौथा है सर्वनाम। 18 का आंसर करिए आप लोग। तो कौन आया था पता नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है? पहला ऑप्शन है दर्शन, दूसरा ऑप्शन है कायर, तीसरा ऑप्शन है वीर और चौथा ऑप्शन है शाखा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? जिसका हमेशा जो प्रयोग है वो बहुवचन में ही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा दर्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20 का है, यह मेरा बड़ा भाई है, इससे यह शब्द क्या है? ठीक है, यहाँ इसमें होना चाहिए, इसमें यह शब्द क्या है, मिसप्रिंट हुआ है। इसमें जो है यह शब्द क्या है? ठीक है, तो यह मेरा बड़ा भाई है, यह कैसा है वो? पहला ऑप्शन है संज्ञा है, दूसरा सर्वनाम है, तीसरा कह रहा है विशेषण है या चौथा अवयव है। आपको बताना है करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी का हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वनाम। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन बी सर्वनाम आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? ठीक है, इस बार आपको फाइंड आउट करना है कि शब्द ऐसा हो जो विशेषण ना हो। और आपके ऑप्शंस हैं, पहला है पौष्टिक, दूसरा है दयालु, तीसरा है काला और चौथा है प्रकृति। अब इनमें से आपको बताना है कि जो विशेषण नहीं है। मैं अगेन कह रही हूँ, नए वाले नहीं वाले शब्द पे ज़रा फोकस रखना है, नहीं तो अक्सर ही बच्चे क्या करते हैं कि कौन सा विशेषण है ऐसा कहकर वो विशेषण तो उसको तुरंत ही दिख जाएगा ना, तुरंत वो टिक आउट कर देंगे। इसीलिए नहीं वाले वर्ड पे फोकस करना है, क्योंकि सवाल नहीं पूछ रहा है, विशेषण नहीं होना चाहिए। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा डी, प्रकृति जो है वो यहाँ पर विशेषण नहीं है। काला, यह शर्ट काली है, विशेषण है। दयालु, यह आदमी दयालु है, विशेषण है। पौष्टिक, यह खाना पौष्टिक है, तो ये सब क्या है? विशेषण है। लेकिन यह प्रकृति कुछ नहीं है, प्रकृति यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ खुद ही ये संज्ञा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन संख्या 22 कह रहा है शिव शब्द से बना विशेषण बताइए। शिव शब्द से बना विशेषण बताइए। ऑप्शन है शिव तत्व, दूसरा ऑप्शन है शिव, तीसरा ऑप्शन है शिव, चौथा ऑप्शन है शिवता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सब करेक्ट आंसर करने की कोशिश करिएगा। आंसर करिए, करेक्ट होगा नहीं होगा ये बाद की बात है, हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। तो शिव शब्द से बना विशेषण क्या है जो हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शिव का विशेषण शैव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शंस हैं, पहला है लोहू, दूसरा है लोहित, तीसरा है लोहार और चौथा है लोहारी। इनमें से सही आंसर क्या होगा आप लोग भी बताइएगा। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा लोहा का विशेषण हो जाता है ऑप्शन सी लोहार। 23 का आंसर ऑप्शन सी लोहार होगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 की बात करेंगे। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? वह धीरे धीरे बोलती है ना, धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे बोलती है, धीरे धीरे लिखती है, धीरे धीरे खाती है। ये सारे बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर कौन सा है। पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिया विशेषण, है ना, एडवर्ब हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 कह रहा है वह पढ़ता होगा, कौन सा काल है इसमें? वह पढ़ता होगा। ऑप्शन है संदिग्ध भूत, दूसरा ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान, तीसरा ऑप्शन है संभाव्य भविष्यता और चौथा ऑप्शन है सामान्य भविष्यता।
तो आपको बताना है कि इन चारों में से जो है 25 का सही उत्तर क्या होगा। 25 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, वह पढ़ता होगा, क्लियर नहीं है, होगा, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, इनमें से कालबोधक विशेषण कौन सा है? कालबोधक विशेषण, पहला ऑप्शन है गीला, दूसरा ऑप्शन है पुराना, तीसरा ऑप्शन है भला और चौथा ऑप्शन है पतला। आपको बताना है कि ये जो कालबोधक विशेषण है ये यहाँ पर कौन सा है। 26 का आंसर करेंगे आप लोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराना। ठीक है, कालबोधक विशेषण पुराना है। अगले सवाल पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 27, इसमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? ठीक है, गुणवाचक विशेषण नहीं है, बताइए। आपके ऑप्शन है काला, दूसरा ऑप्शन है ब्लैक, दूसरा ऑप्शन है लंबा, तीसरा ऑप्शन है 50, चौथा ऑप्शन है युवा। तो गुणवाचक विशेषण नहीं है, इसको बताना है। प्रश्न संख्या 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50। ये क्वांटिटी बता रहा है, ये किसी तरह का गुणवाचक नहीं है। प्रश्न संख्या 28, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? आपके ऑप्शन है मैं, दूसरा ऑप्शन है कोई, तीसरा ऑप्शन है आप और चौथा ऑप्शन है वे। तो इनमें से कौन सा है जो सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? 28 का आंसर करिए आप लोग, इसका आंसर है कोई। ये जो है ये पुरुषवाचक नहीं है, बाकी सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। 28 का बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैं खाना खाकर सो गया। मैं क्या किया? खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर क्रिया किस प्रकार की है? खाना खाकर सो गया में जो खाने वाली क्रिया है वो किस प्रकार की है? पहला ऑप्शन है सहायक क्रिया, दूसरा ऑप्शन है नाम बोधक क्रिया, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त क्रिया और चौथा ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया। अब आप लोग इसका आंसर करिए कि खाना खाकर सो गए में खाना खाकर किस प्रकार की क्रिया है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये पूर्वकालिक क्रिया है कि मैं खाना खाकर सो गया में खाकर, ये जो वर्ड है ये कैसा है? तो ये आपका पूर्वकालिक क्रिया है। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है इधर किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? इधर है ना, इधर उधर किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? आपके ऑप्शन है, पहला है रीतिवाचक, दूसरा है दिशावाचक, तीसरा है तुलनात्मक तुलनावाचक और चौथा है परिणामवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक। तो इधर सेंस वर्ड से ही पता चल रहा है ना, इधर उधर, तो ये दिशा ढूंढ रहा है। इट मीन्स कि 30 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिशावाचक क्रिया विशेषण है ये। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 कह रहा है आंख का तत्सम शब्द है। आंख, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो इसमें आपसे आंख का तत्सम पूछ लिया है कि क्या है। आपके ऑप्शन है अक्र, दूसरा है अकौआ, तीसरा है अक्रज, चौथा है औक। तो आपको बताना है तत्सम रूप बताना है, एकदम पुराना वाला रूप बताना है उसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, अक्र। ठीक है, 31 का ए हो जाएगा। 32 कह रहा है नींबू, नींबू का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम, फिर वही तत्सम वर्ड आया है, पुराना शब्द, संस्कृत भाषा। ऑप्शन से नींबू, दूसरा है नीम, तीसरा है नींबुक और चौथा है नीब। ठीक है, तो इसमें जो पुराना संस्कृत वाला तत्सम है वो आपका हो जाएगा नींबुक। नींबू को पहले क्या बोलते थे संस्कृत भाषा में, आज भी बोलते हैं नींबुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है उलूक का तत्भव शब्द क्या है? उलूक का, उलूक का तत्भव शब्द क्या है?
अगेन 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है आलोक, दूसरा है उल्लू, तीसरा है रात्रि पथ और चौथा है उलक। ठीक है, तो उलुक शब्द का तद्भव शब्द है, दैट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्लू। क्योंकि इसका तत्सम रूप है उलूक और बदला हुआ रूप जो तद्भव है वो क्या है, उल्लू है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्ट का तद्भव शब्द बताइए। अष्ट, आपके ऑप्शंस हैं, पहला है अष्टम, दूसरा है अष्ट, तीसरा है अंठिम और चौथा है आठ। तो अष्ट जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा आठ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 34 का ऑप्शन डी। ठीक है, ये एक पाठ्यांश दिया गया है जिसको कि पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसके बाद नीचे कुछ सवाल होंगे जिसका आंसर आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक देना है। तो पाठ्यांश है, ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिरगिरी के चट्टानों पर कंकर कंकर पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतःस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल, मिला है इसको जब पथ पर पथ रोके खड़ा कठिन पत्थर, आकुल आतुर दुख से कतार सिर पटक पटक कर रो रो कर करता है कितना कोलाहल, यह लघु सरिता का बहता जल। ठीक है, तो ये एक पाठ्यांश है। इसको पढ़ने के बाद आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर करना होगा और सवाल कुछ इस तरह से हैं आपके। इस कविता के द्वारा कवि मनुष्य को क्या संदेश देता है? तो ये आपका PYQ है जिसको आप लोग देख सकते हैं। इस तरह के सवाल आपको आपके EMRS के एग्जाम में देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको ध्यान से पढ़ करके आंसर करना है, करेक्ट देना है। याद रखिए 1.3 का नेगेटिव मार्किंग भी है। इस कविता के द्वारा कवि मनुष्य को क्या संदेश देता है? तो सबसे पहला है मुश्किलों से मुंह मोड़ लेना, दूसरा है मुश्किलों से भागना, तीसरा है मुश्किलों को सामना करते हुए आगे बढ़ना, मुश्किलों को समझना। ठीक है, तो इन सब में आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मुश्किलों को सामना करते हुए आगे बढ़ना। कविता के द्वारा मनुष्य को यही संदेश देता है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा सवाल है, वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? वसुधा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? अगेन 4 ऑप्शन है, वसुंधरा, नीरज, गिरी और भावना। तो वसुंधरा और वसुधा एक ही शब्द होते हैं, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वसुंधरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है गिरी जोड़ ईस, दूसरा ऑप्शन है गिरी जोड़ ईस, तीसरा ऑप्शन है गिरी जोड़ ईस और चौथा ऑप्शन है गिरी में बड़ी ई की मात्रा जोड़ ईस। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरी जोड़ ईस। आगे बढ़ते हैं, समास के कितने भेद होते हैं? समास व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा, समास के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 3। बताइए कि समास के कितने भेद होते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समास के 6 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मुहावरा दिन फिरना का क्या अर्थ होता है? दिन फिरना, है ना, तुम्हारे तो दिन फिर गए। ऑप्शन है, पहला धोखा देना, दूसरा है निर्दोष होना, तीसरा है भूखों मरना और चौथा है भाग्य पलटना।
तो दिन फिरना ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। भाग्य पलटना कहते हैं ना, अरे तुम्हारे तो दिन फिर गए भाई, तुम्हारे तो भाग्य ही पलट गए आजकल, तो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सृष्टि लखनऊ जा रही है, इस वाक्य में सृष्टि और लखनऊ है क्या है? आपके ऑप्शन हैं, पहला विशेषण है, दूसरा सर्वनाम है, तीसरा क्रिया है और चौथा संज्ञा है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि सृष्टि कोई भी नाम क्या होता है, संज्ञा होता है, और कोई जगह का भी नाम है तो भी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, संज्ञा है दोनों, और दोनों ही कैसे संज्ञा है? व्यक्तिवाचक ही संज्ञा है। अगला सवाल है, बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा ऑप्शन है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण और डी है भाववाचक संज्ञा। आपको बताना है कि बुढ़ापा क्या है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है क्योंकि जाति का बोध नहीं हो रहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं है क्योंकि किसी नाम, पर्टिकुलर नाम का बोध नहीं हो रहा, क्रिया विशेषण भी नहीं क्योंकि इसमें कहीं पर क्रिया है ही नहीं। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भाव बता रहा है। बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, जवानी, भाव बताया जा रहा है। क्या हो जाएगा ये? भाववाचक संज्ञा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, और ये सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी के लिए, जिसमें कि 20 मार्क्स आपके बन रहे हैं, 10 आपके नॉर्मल हिंदी से और आपके 10 क्षेत्रीय भाषा के तौर पर। तो 20 क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन आएगा, 20 प्रश्न का आपका प्रश्न आएगा, और उसमें आपको कम से कम 12 to 13 क्वेश्चन तो आपको स्कोर करना ही करना है, 40% करना ही करना है। ठीक है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs हैं, और इसी तरह से मिलते जुलते सवाल आएंगे। अगर आप ये करके रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। चलते चलते हैं, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? पहला है स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, दूसरा है आलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, तीसरा है मधुर वाणी, चौथा है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। तो बोलना एक कला है, एक कौशल है, एक आर्ट है। ठीक है, लेकिन कब? जब किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपनी बात को कह सकें, अपनी बात को रख सके, अपनी बात को समझा सके, तभी वो बोलना एक कौशल, एक आर्ट कहलाता है। कुछ भी बोल देना कौशल नहीं है। परिस्थिति के अकॉर्डिंग बात को संभालना वो कौशल है, कि अपनी बात आपने कैसे मनवा ली, कैसे आपने अपनी बातों को रखा कि सारे पक्ष आपके बात से सहमत हो गए। कुछ इस तरह के टैलेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अध्यापक का लिंग परिवर्तन शब्द है। तो अध्यापक का लिंग परिवर्तन शब्द क्या हो जाएगा? लिंग जैसे ही बदलेंगे तो लिंग का पता है, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा। अगर अध्यापक है तो क्या हो जाएगा? अध्यापिका हो जाएगा, जैसा कि आपके ऑप्शन सी में है। ये नहीं होगा क्योंकि अध्यायापी है, अध्यापी है, नहीं होगा। बी भी अध्यापिका है जिसमें बड़ी ई की मात्रा है, और डी अध्यापी है जो कि नहीं होगा। सी ही हमारा करेक्ट है, अध्यापिका, और यही अध्यापक का लिंग परिवर्तन शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? भाषा के शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? क्या वो एक साधन है? क्या एक साध्य है? क्या एक अनावश्यक चीज है? और क्या वो एकमात्र संसाधन है? इस प्रश्न को बहुत ही सोच समझकर इसका आंसर करिए, क्योंकि ये फंसाने वाला है। ठीक है, ये फंसाने वाला है। भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा का डेफिनेशन क्या है? भाषा की परिभाषा, भाषा वह साधन है। इसकी परिभाषा में ही एक वर्ड आ जाता है कि भाषा वह साधन है जिसके जरिए हम अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने मन के भावों को दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा एक साधन है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिए। आज, कल, जल्दी,
जैसे अविकारी शब्द हैं। आज, कल, जल्दी, ये सब कैसे हैं, क्या हैं? तो अविकारी शब्द हैं, जिसमें आपको बताना है कि आपके ऑप्शंस हैं, क्या ये क्रिया विशेषण है, क्या विशेषण है, क्रिया है या संज्ञा है। तो आज, कल, जल्दी, क्या है ये सब? विशेषण तो नहीं है, क्रिया भी नहीं है और संज्ञा भी नहीं है। तो ये क्या है? आपका क्रिया विशेषण है। जल्दी जल्दी घर चलो, मुझे कल के कल जाना है, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टुकड़े हो गए हो उसे कहते हैं। जो टुकड़े हो गए हो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है गुप्तचर, दूसरा ऑप्शन है हितैषी, तीसरा ऑप्शन है खंडित, चौथा ऑप्शन है पाक्षिक। तो आपको बताना है कि जो टुकड़े हो गए हैं उसे कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? जो टुकड़े हो गए हो उसके खंड हो गए ना, तो ऑप्शन सी खंडित, क्योंकि वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया, खंड खंड हो गया, तो उसे क्या कहते हैं? खंडित कहते हैं। क्योंकि गुप्तचर नहीं होगा, हितैषी नहीं होगा, पाक्षिक नहीं होगा, आपका आंसर ऑप्शन सी खंडित हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रिया करने वाले को कहते हैं। ठीक है, क्रिया करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कर्ता, दूसरा ऑप्शन है कर्म, तीसरा ऑप्शन है अपादान और चौथा ऑप्शन है संबंध। तो क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं या क्या कहते हैं? चार ऑप्शंस में से आपको एक बताना है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा, जो क्रिया को करता है वो कर्ता कहलाता है ना। जैसे राम आम खाता है, तो कौन खा रहा है? राम के द्वारा खाया जा रहा है, तो राम हमारा इस सेंटेंस में, इस वाक्य में राम हमारा कर्ता हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन ए कर्ता आपका आंसर है। इसी तरह के प्रश्न आपके आएंगे। आप लोग ये मत समझो कि बहुत इजी है, क्योंकि जिसको आप इजी समझ करके छोड़ देते हो वही एग्जाम में जाके आपको फंसाता है। इसलिए सारे प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। साहित्य को क्या माना गया है? क्वेश्चन नंबर 14 है, साहित्य को क्या माना गया है? ऑप्शन है कठिन तपस्या और महान यज्ञ, ऑप्शन बी है कठिन साधना और तपस्या, ऑप्शन सी है लेखन का महान यज्ञ और ऑप्शन डी है लेखन, तपस्या और कठिन साधना। अब आपको बताना है कि साहित्य को क्या माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। साहित्य को एक कठिन तपस्या और महान यज्ञ की तरह माना गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च स्तर से क्रियाकलाप किससे होता है? उच्च स्तर से क्रियाकलाप किससे होता है? आपके ऑप्शंस हैं आत्मानुभव से, आत्मकथन से, या आत्म प्रेरणा से, या आत्मा अवलोकन से। 15 का आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्म प्रेरणा से। उच्च स्तर से क्रियाकलाप किससे हो? प्रश्न हमारा बनेगा कि हम पृथ्वी की संतान हैं, इसमें हम से क्या तात्पर्य है? क्या संसार के सभी लोग, या हम सभी नागरिक, या एक खास देश के लोग और हम सब भारतवासी? तो हम लोगों को पता है इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा कि हम से क्या तात्पर्य है? एक खास देश के लोग। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, पर्यावरण की संधि विच्छेद क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो ज़्यादा समय की बचत करते हुए हम लोग सारे ऑप्शंस को डिस्कस अगर नहीं करेंगे तो मेन आंसर लेकर चलेंगे कि इसमें हमारा क्या आंसर बन रहा है। पर्यावरण की संधि विच्छेद, यहाँ पर जोड़ आवरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर जोड़ आवरण। तीसरा प्रश्न है, सर्वनाम और सर्वनाश से, तीसरा प्रश्न है सर्वनाश से उबरा जा सके। तो सर्वनाश से उबरा जा सके में उबरा का अर्थ क्या है? ठीक है, क्या उसका अर्थ है हटा, बचा, तैरा या फिर निपटा?
तो उबरा जा सके या निपटा जा सके। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, निपटा। चौथा प्रश्न है, इस गद्यांश में चरितार्थ का उल्लेख है तो इसका आशय क्या है? इसका मतलब है कि पूछना चाह रहा है कि चरितार्थ शब्द का मतलब क्या है, आपको बताना है। बहस करना, सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। पार्थ की प्रतिज्ञा क्या है? पार्थ, हम लोगों ने श्री कृष्णा में देखा है ना, पार्थ की, अर्जुन को श्री कृष्ण हमेशा पार्थ कहते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि पार्थ की क्या प्रतिज्ञा है? पार्थ ने प्रतिज्ञा ली थी क्या कि अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाऊंगा सूर्य ढलने से पहले तो आग में जलकर मरने की, खुद को आग में जला लूंगा। तो उनका प्रतिज्ञा क्या था? आग से जलकर मरने की। अगला सवाल है, रवि, शशि, अनल, अंबर एवं मही के पर्यायवाची क्रमशः हैं। 4 सेट यहाँ पे दिया गया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपको बताना है कि इसका सही सीक्वेंस क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रवि, शशि, अनल, अंबर और मही, इन सब का पर्यायवाची है ऑप्शन डी, सूर्य। रवि को सूर्य कहते हैं, शशि चंद्रमा है, अनल अग्नि है, अंबर आकाश है और मही पृथ्वी को कहते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे हम लोग। भाषा, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किनका है? किसने कहा है कि भाषा का अस्तित्व और विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है? क्योंकि समाज के बाहर किससे बोलोगे? बच्चे कैसे सीखेंगे? बच्चे समाज और परिवार से ही तो सीखते हैं। तो ये किसने कहा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जीन पियाजे जी ने कहा है। जीन पियाजे जी ने कहा है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भारतीय भाषाओं को संविधान किस अनुसूची में शामिल किया गया है? संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो अभी आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन हैं, द्वितीय, तृतीय, अष्टम और चतुर्थ। तो हम सभी को ये पता है कि जो हमारा अनुसूची है, उन 12 अनुसूचियों में जो अनुसूची 8 है, उसमें सारे 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो अष्टम हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, सेना नायक शब्द में कौन सा समास है? सेना नायक शब्द में कौन सा समास है? तो समास की अगर हम बात करते हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और अवयवी समास। आपको बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें। कौन सा हो जाएगा इसमें? तत्पुरुष। ठीक है, सेना का नायक, सेना नायक, तत्पुरुष हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है क्या? अनजोड़वेशन, अनएशन, अनुएशन और अन्वेषण। आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी प्रश्न उत्तर देने की कोशिश करिए, इससे आपका ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अनजोड़वेशन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, रचयिता का लिंग परिवर्तन शब्द बताइए। रचयिता, तो इसका आपका लिंग परिवर्तन बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रचयित्री, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी रचयित्री हो जाएगा। रचयिता का लिंग परिवर्तन करेंगे तो रचयित्री हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 12 की बात करेंगे। मुसाफिर खाना किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, मुसाफिर खाना किस प्रकार का शब्द है? तो ये इसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं, यौगिक है, रूढ़ है, तत्सम है और योग रूढ़ है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यौगिक। ठीक है,
और यौगिक शब्द कैसे शब्द होते हैं? वो शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके प्रत्येक खंड का अपना एक अर्थ होता है। जैसे डाकघर, तो डाक और घर दोनों मिलकर और दोनों का अपना-अपना अलग-अलग मीनिंग भी है। जैसे पाठ और शाला, पाठशाला। सिमिलरली उसी तरह मुसाफिर और खाना, मुसाफिर मीन्स यात्री और खाना मतलब रहने की जगह। ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? चिकना घड़ा, ठीक है? तो चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ बनेगा? 4 ऑप्शन से चिकने घड़े को सभी पसंद करते हैं। बी है अत्यधिक आकर्षण होना। 3 है निर्लज्ज होना और चौथा है चिकना बनाने के लिए घड़े पर तेल लगाना। ठीक है? ऑप्शन सी निर्लज्ज होना। चिकना घड़ा का क्या अर्थ है? निर्लज्ज होना। अगला प्रश्न है गुणवाचक विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? इन चारों में से ऐसा कौन सा विशेषण है, वाक्य है जिसमें गुणवाचक विशेषण है? पहला है मुझे मोहन को अभी भी 100 रुपये देने हैं। इसमें तो कोई गुण नहीं दिख रहा है। मुझे 5 किलो आटा चाहिए, क्वांटिटी बता रहे हैं। यह भूखंड आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। देखिए गुण बता रहा है। भूखंड का गुण बता रहा है आयताकार है। और चौथा यह गुलाब सबसे अलग दिखाई पड़ रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। यह भूखंड आयताकार है। इसमें गुणवाचक विशेषण आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ढाक के 3 पात मुहावरे का क्या अर्थ है? ढाक के 3 पात मुहावरे का क्या अर्थ है? अगेन आपके पास 4 ऑप्शन है। विशेष जाति का पौधा होना, बाकी पत्तों को जानवर खा लिया जाना, स्थिति ज्यों की त्यों रहना, अनउपजाऊ जमीन पर ढाक होना। ठीक है? वही ढाक के 3 पात वही वाला मुहावरा है, कहावत है। इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा स्थिति ज्यों की त्यों है। उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आ पाया है। इसीलिए कहते हैं कि वही ढाक का 3 पात ही होते हैं। मतलब स्थिति में कोई सुधार नहीं है, ज्यों का त्यों है, परिस्थितियाँ बनी हुई है। कि ओवरऑल मैंने सारे सब्जेक्ट को टच किया है इसमें। इसमें हमने रीजनिंग के सवाल देखे हैं। उसके बाद इसमें हम लोगों ने देखा सीडीपी के क्वेश्चंस देखे हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वॉटसन के, वाइगोत्स्की के, एनईपी 2020 के भी क्वेश्चन इसमें हमने देखा है। इसमें हमने इंक्लूड किए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के और लर्निंग डिसेबिलिटी के भी सवाल हमने देखे हैं। एनईपी 2020 में हम लोग 5+3+4 का कॉन्सेप्ट हमने इसमें देखा। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को हमने समझा। इसके बाद इसमें हमने हिंदी के संधि, समास और व्याकरण सुधारण के भी हमने सवाल इसमें देखे हैं। इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर डिडक्शन को भी हमने किया है। फिल इन द ब्लैंक्स को भी हमने इसमें कवर अप किया है। वॉइस के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। नरेशन का भी क्वेश्चन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन सब के सवाल हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। कंप्यूटर आईसीटी में आईसीटी के भी सवाल हमने इसमें पुटअप किए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड भी हमने इसमें बताया है। तो हमने ओवरऑल क्या है, ये एक मिक्सचर है ऑल ओवर पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट का। ठीक है? और इस सवाल का लास्ट जवाब क्या होगा कि आईसीटी में कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या उपयोग होता है? आपके ऑप्शन है फायरवॉल, ऑप्शन बी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है प्रिंटर और ऑप्शन डी है राउटर। तो भाई वायरस से बचाने के लिए हम एंटीवायरस का यूज करेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आए होंगे और मैंने एकदम नियरेस्ट और सटीक क्वेश्चंस आप लोगों को करवाया है ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में बढ़िया स्कोर कर सकें और अपने एग्ज़ाम को एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम बनाकर उसको फुल्ली अटेम्प्ट करके उस पे आप जीत हासिल कर सकें।
आप सभी को आपके अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आप लोग अपना 110% दीजिए। अपने लिए ईएमआरएस में एक नौकरी, एक सीट, एक जॉब सिक्योर करिए। यही मेरी आप लोगों सब के लिए शुभकामना है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालाँकि ये मैराथन सेशन था, पढ़ने का समय एकदम से ख़त्म हो गया है। जो आप चैप्टर वाइज़ पढ़ोगे वैसा कोई समय नहीं बचा है। हाँ, आप लोग सिर्फ़ अब रिवीजन ले सकते हो, तो रिवीजन के तौर पे आप लोग इस मैराथन को ज़रूर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है एंड 100% उम्मीद है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसको टच करेंगे और आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे इससे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, किस तरह के सवाल आते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।